आज का टॉपिक होने वाला है आपका बजटिंग। बजटिंग पढ़ने से पहले पहले हम लोग ये समझते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, एक नॉर्मल इंसान की भाषा में बताइए बजट क्या होता है। बताइए बजट क्या होता है। मतलब अगर आप एक घर में हैं, एक इंडिविजुअल के बेसिस पे आप देखें तो बजट क्या होता है, बताइए। कैसे कैसे अपने नीड्स को और कैसे कैसे एक्सपेंसेस करने हैं और कितनी सेविंग करनी है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि बजट एक पूरा प्लान होता है, ये या तो मंथ के बेसिस पे होता है या फिर आपका एनुअल बेसिस पे होता है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। बजट आपका एक प्लान होता है, उसमें आपके क्या रिकॉर्ड होते हैं, इनकम और आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। क्या रिकॉर्ड होते हैं आपके, इनकम और एक्सपेंसेस। अब होता क्या है इसमें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की अगर बात करें तो हम प्लान क्यों बनाते हैं। जब हमने पहले बजटिंग, अगर आप लोगों ने पहले कभी बजट पढ़ा होगा या फिर इंडिया का जो यूनियन बजट आता है वो आपने कभी गौर किया होगा, तो ये समझा होगा कि हमें प्लान बनाना या फिर हमें बजट बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें अपना एक मंथली या फिर ईयरली एनुअली जो भी आप कह लो उसका एक एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है, एस्टिमेट, कि आगे आने वाले सालों में या महीनों में हमारा जो भी खर्चा होने वाला है वो कितना खर्चा होगा और हम उस खर्चे को कहां से मैनेज करेंगे, कहां से इनकम लेके आएंगे, कहां से हम वो डिस्पर्स करेंगे। मतलब जैसे कि आपकी सैलरी, मैं फिर से एग्जांपल वही लूंगी, 10,000 है, आप फैमिली ऑफ 5 हो। क्या हो, आप फैमिली ऑफ 5 हो और आपकी वाइफ कुछ 5,000 कमाती हैं। टोटल आपकी जो क्या कहते हैं, टोटल जो आपकी इनकम बनेगी, जो फैमिली इनकम बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी 15,000 बनेगी। अब आपको क्या बनाना है, ये प्लान बनाना है कि हम ये 15,000 रुपए में किस तरीके से अपने घर के खर्चों को मैनेज करेंगे कि हमें आगे आने वाले टाइम में, मतलब मान लीजिए आपकी ये सैलरी जनवरी की है, ठीक है, और आपको जनवरी के खर्चे इस तरीके से मैनेज करने हैं कि जब फेब आए तो आपके पास कुछ पैसा बचा हो कि आपकी सैलरी, नेक्स्ट सैलरी आने तक आप वो फेब का जो महीना स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा आगे खींच पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पे सैलरी हर 1 तारीख को नहीं आती है, कई लोगों की सैलरी मान लीजिए 7 तारीख को आई या फिर 15 तारीख को सैलरी, मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस में सैलरी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में ना आके सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आती है। तो ये जो आपका सेकेंड हाफ बीत गया, मतलब ये जो 15 दिन बीत गए किसके, फेब के, तो ये 15 दिन में भी तो खर्चा होगा ना आपका। इस 15 दिन में आपको ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे का कोई पिकनिक है, बच्चे का कोई ड्रेस है, कोई शूज है, मतलब जो भी XYZ आप खर्चा इमेजिन कर सकते हो, ये 15 दिन के लिए उस खर्चे को आप कहां से मैनेज करोगे। मतलब ये क्या होता है, एक एस्टिमेट बनाना होता है, किसका, फ्यूचर एक्सपेंसेस का जो एस्टिमेट आप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ये आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी कर सकते हो, हाउस होल्ड पे भी बनता है, इंडिया में इंडियन बजट भी बनता है जिसको हम यूनियन बजट कहते हैं। एक और तरीके का बजट होता है जिसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। मतलब इंटरिम बजट, जब मैं आपको बजट पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ, इंटरिम बजट वो बजट होता है जो आप फॉर द टाइम बीइंग पास करते हो। मतलब जैसे कि अभी आपका मंथ चल रहा है फेब, ठीक है, और फेब से अप्रैल आने में अभी टाइम है, ठीक है, और मान लीजिए आपकी सरकार गिर गई, ठीक है। अब सरकार गिर गई आपकी, तो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस सरकार है वो तो यही कहेगी ना कि हम आपका बजट खारिज करते हैं, जो आपकी सरकार ने बजट पास किया है हम उस बजट को खारिज करते हैं, हमें सिरे से पूरा बजट चाहिए। हम सिरे से क्या करेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। अब क्या होगा, अब वो जो बजट आपका चल रहा था, मान लीजिए वो बजट था आपका X, उस X वाला बजट आपका खारिज हो गया। उन्होंने कहा हम दूसरा बजट बनाएंगे Y। अब Y बजट जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, इंटरिम बजट कहेंगे। क्यों,
क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग बनाया जा रहा है। जब तक दोबारा से इलेक्शन होके नया फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनता है, नई सरकार नहीं आती है, नया सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस नहीं लागू होते हैं, तब तक के लिए काम चलाओ, जिसको कहते हैं ना काम चलाओ, जो बजट होता है वो आपका क्या होता है, इंटरिम बजट होता है। ये मैं आपको बजट के टॉपिक में अलग से पढ़ाऊंगी, मैंने बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इंटरिम बजट एक काम चलाओ बजट होता है, और आपका जो नॉर्मल बजट होता है, जिसको हम एक बजट कहते हैं, प्रॉपर बजट कहते हैं, वो क्या होता है, आपका एस्टिमेट होता है फ्यूचर के आपके इनकम और एक्सपेंसेस का। इनकम तो चलिए आपको पता है कि आपकी फिक्स इनकम है, लेकिन मान लीजिए हो सकता हो आपने इन द ड्यूरेशन कोई नया काम शुरू कर दिया, जैसे अगर मैं हूं, मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन अगर मैंने इन ड्यूरेशन इसी बीच में कोई नया काम शुरू कर दिया, जैसे मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया, या फिर मैंने कोई बेकरी अपनी ओपन कर ली, या फिर मैं कुछ और काम कर रही हूँ, जैसे कोई मैंने बुटीक खोल रखा है अपना, तो मेरी जो एक्स्ट्रा इनकम उसमें बढ़ती जाएगी, उसका एस्टिमेट आप किसमें बनाते हो, बजट में बनाते हो। क्लियर हो गया। चलिए बजट की डेफिनेशन अभी मैं प्रॉपर लिखवा देती हूँ, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, बजट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं लिखवाती हूँ। मैं पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पैराग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पॉइंटर्स लिख रही हूँ। प्लान ऑफ अकाउंटिंग, अब मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इसलिए लिखा है क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपके खर्चे मैनेज होते हैं, जो आपकी इनकम मैनेज होती है, वो क्या होता है, वो आपका अकाउंट ही होता है, जिसको कहते हैं ना कि सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ये जो वर्ड है अकाउंट, ये क्या है, जिसमें आपका पैसा आता है और जहां से आपका पैसा जाता है। ये जो बजटिंग का टॉपिक है, ये जनरली जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आपने इसको किस सेक्शन में पढ़ा था, अकाउंट्स के सेक्शन में पढ़ा था, अकाउंट्स के उसमें चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए ये आपका बजटिंग उसमें जाता है। ठीक है, चलिए मॉनेटरी टर्म्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके खर्चे होंगे, आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपकी इनकम आएगी वो किस में आएगी, पैसों में आएगी, यानी आप उसको कैसे मेंशन करोगे, मॉनेटरी टर्म्स में मेंशन करोगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, स्टेटमेंट होता है ये एक, क्वांटिफाइड प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांटिफाइड प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सब मैंने आपको अभी बताया है। क्वांटिफाइड प्लान क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बजट बना रहे हैं तो आप बजट किसी एक ऐसी इनटैंजिबल चीज का तो नहीं बना रहे होंगे कि आगे आने वाले साल में मुझे इतना गुस्सा आएगा, आगे आने वाले टाइम में मेरे को इस बात की एंग्जाइटी होगी, इस बात का परेशानी होगी। नहीं, आप किसका प्लान बना रहे हो, एक क्वांटिफाइड चीज का प्लान बना रहे हो। मतलब आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लगभग इतनी इनकम तो होगी ही, और लगभग आपका इतना एक्सपेंडिचर होगा। इफ्स एंड बट्स होते हैं, हर बजट में होते हैं कि हो सकता हो आपकी जो इनकम आपने सोच के रखी है वो इनकम बदल जाए, या फिर जो आपने सोच के रखा है एक्सपेंडिचर, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर आ जाए। लेकिन इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एक एस्टिमेट कहते हैं, एक स्टेटमेंट कहते हैं, किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का। इसको हम एस्टिमेट कहते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि
हमारा कितना खर्चा आएगा। इनकम का भी हमें अगर पता है कि हाँ मेरी इनकम इतनी है, और अगर हमने कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, तो आपकी इनकम तो फिक्स रहने वाली है। लेकिन एक्सपेंडिचर का क्या, एक्सपेंडिचर तो कभी भी ज्यादा कम ऊपर नीचे 10-20 का अंतर हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट, जिसको क्या कहते हैं, अनुमान लगा के चलते हैं कि अगर हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमारा ये अनुमान है कि चलिए कुछ नहीं कर करके तो हमारा 10,000 तो ट्रिप में चला ही जाएगा। जैसे कभी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने का कभी प्लान किया होगा, तो आपने देखा होगा ना कि रेलवे का टिकट से लेने के बाद फिर होटल में रहना, खाना पीना, जो भी क्या बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो, एक एस्टिमेट बना रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो कि वहां जाना, रहना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, टोटल खर्चा कितना आएगा, 10 से 20,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि आप अपनी बजट पे देखोगे कि आपका बजट वो खर्चा अलाउ कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 10-20,000 का खर्चा करने में। लेकिन अगर आपकी इनकम ही 10-20,000 है तो वो आप सिर्फ एक क्या कहते हैं, हॉलीडे पे तो जाहिर सी बात है नहीं खर्चा करोगे। इसलिए मैंने क्या बोला, ये जो बजट है, ये जो प्लान है, ये जो एस्टिमेट है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। सबके लिए ये बजट अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर हम इंडिया के बजट की बात करें, तो वो सब्जेक्टिव नहीं होता, वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है इनकम और एक्सपेंसेस का। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं बजटिंग की एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी, उसको लिख लीजिएगा, मैं वो डिक्टेट करूंगी। लिख लिया, डेफिनेशन लिखिए बजटिंग की। अकॉर्डिंग टू सीमा, मतलब सीमा का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए। अकॉर्डिंग टू सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फुल फॉर्म लिखिए इसका, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ACING लिखा है, इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक है। A budget is a plan, बजट की डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। A budget is a plan quantified in monetary terms prepared and approved prior to a defined period of time, usually showing planned income to be generated and expenditure to be incurred, planned income to be generated and expenditure to be incurred during the period, and the capital to be employed to attain a given objective,
ओके, एक और डेफिनेशन लिखिए केलर एंड फेरारा की। अकॉर्डिंग टू केलर एंड फेरारा, अब बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, अच्छा लिख लीजिए, a budget is a plan of action to achieve stated objectives based on predetermined series of related assumptions, based on series of related assumptions। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो सेकंड डेफिनेशन है आपकी, ये आपकी एक क्या कहते हैं प्रॉपर डेफिनेशन बोली जाएगी। मतलब ऑब्वियसली इनकी डेफिनेशन जो है वो आपकी मान्य है, लेकिन अगर आपको समझने में अच्छी, जैसे कहते हैं ना जिसको, अगर आपको एक अच्छी समझ चाहिए तो आप केलर एंड फेरारा की डेफिनेशन से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि क्या होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है किसको अचीव करने के लिए, अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, और क्या प्री डिटरमाइंड अजम्पशंस होते हैं। अब मैंने बताया था कि अजम्पशंस आपको क्या करने पड़ते हैं प्लान में, जाहिर सी बात है अजम्पशन आपको ये करके चलना पड़ेगा कि मुझे, अगर मैं फैमिली ऑफ 5 हूँ और मेरे घर की हाउस होल्ड इनकम जिसको मैंने 15,000 बताया था अभी पिछले एग्जाम्पल में, तो उस 15,000 रुपए से मेरी जो हाउस होल्ड इनकम है मुझे कितना खर्चा करना पड़ सकता है। वो खर्चा हो सकता हो 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, अगेन सब्जेक्टिव है, लेकिन ये जो अजम्पशन है वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम है, आपकी हाउस होल्ड इनकम है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके लिए कोई और बजट नहीं बना पाएगा। सिमिलरली अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो वो जो ऑफिस का बजट है वो ऑफिस के टॉप मैनेजमेंट ही बना पाएंगे, एम्प्लॉयज उसके बजट में भागीदार नहीं होंगे। मतलब एक अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक बॉटम अप अप्रोच होती है बजट में, लेकिन जनरली जब ऑर्गेनाइजेशन के बजट की बात होती है तो हमने ये देखा है कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आपका बजट जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो यहाँ पे बैठे कर्मचारी हैं, मतलब जो मैनेजर हैं, जो भी सीईओ वगैरह हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है कि कंपनी में हमारे कितने खर्चे लगने हैं। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पे बैठे कर्मचारी हैं उन्हें क्या ही पता होगा, मतलब जाहिर सी बात है अगर वो क्या कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तब अलग की बात है, लेकिन मान लीजिए वो हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वो हैं मान लीजिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, वो हैं मान लीजिए स्टेशनरी डिपार्टमेंट में, वो हैं फूड डिपार्टमेंट में, तो उन्हें अपने खर्चों के बारे में पता होगा। मतलब जिसको कहते हैं ना पोर्टफोलियो, एक शब्द होता है पोर्टफोलियो, मतलब उन्हें सिर्फ अपने केबिन के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से खर्चे पता होंगे। मतलब मान लीजिए मार्केटिंग की बात करें तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उन्हें पता है कि हाँ 20,000 रुपये समथिंग लगेगा इस नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। कम्युनिकेशन की बात करें तो वो कहेंगे कि हाँ 15,000 रुपये में हम ये अपना, अगर इसको इस तरीके से हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आए तो उससे कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होगा, कोई नई मशीन ले आए तो हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेशनरी की बात करें तो उन्हें पता है कि हाँ हमारे ऑफिस में ये चीज़ें कम है, पेपर कम है, क्लिप्स कम है, मतलब ये सब क्या होता है, ये उनके अपने डिपार्टमेंट की बात है। लेकिन जब हम टॉप डिपार्टमेंट पे जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उन्हें इन सब का तो पता ही पता है, और बाहर का, मतलब कंपनी के बाहर की जो खर्चे हैं, मतलब अगर मान लीजिए उन्हें कोई वेंचर करना है, मतलब जैसे किसी और कंपनी से हाथ मिलाना है, किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने हैं, अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स फ्लोट कराने हैं, शेयर मार्केट कंपनी में अपनी नाम की लिस्टिंग करनी है, तो ये सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये सब पैसा उनको पता है खर्चा है, खर्चा करने के लिए क्या चाहिए, इनकम। इनकम के क्या सोर्सेज आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, ये सब किसको पता होता है, टॉप मैनेजर को ही पता होता है, मतलब जो सीईओ वगैरह होते हैं उन्हें पता होता है। तो मतलब की बात यह है कि अजम्पशंस ये बनाता है, खर्चे इनके हिसाब से ही होते हैं, इनके हिसाब से पूरे होते हैं। मतलब बजट एज अ होल कोई एक बनाता है, लेकिन भागीदार सब होते हैं, सबका
इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का खर्चा इसमें इंक्लूडेड होता है, किसमें, आपके बजट में। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ठीक, चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट पे। मतलब बजट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आप बताओ, अपने एंड से कुछ भी बता दो। प्लान है, प्लान है, अच्छा, और डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो मतलब कुछ अलग बताओ, ये तो मैंने लिखा ही दिया है, तो कुछ अलग बताओ। सोचो सोचो। ऑब्जेक्टिव को इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है मतलब? हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब से अगर हुआ तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपने बजट बना लिया है, ठीक है, और आपने इंडिया की बात करते हैं, तो क्या फ्लोट होता है बजट, ऐसे इलास्टिसिटी होती है बजट में कि उन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करना है हमको, मतलब यहाँ सड़क बनी है हमको बनानी है, तो 20,000 करोड़ उनको मिल गए हैं, तो अगर उनका 20,000 करोड़ रुपए में खर्चा नहीं चला तो वो मांग सकते हैं दोबारा सरकार से, मांग सकते हैं? नहीं अरे मेरे उस पे मत जाओ, तुम खुद सोच के बताओ। मांग सकते हैं, अगर हम जरूरत होगी तो मांगना ही पड़ेगा ना। अच्छा, और अगर उन्होंने एक टारगेट बना के रखा है कि इतने टारगेट में हमको इतना अचीव करना है, तो उसके लिए अगर बीच में अगर बाई चांस कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो मांग भी सकते हैं। तब तो फिर डांट नहीं पड़ेगी कि तुमने टारगेट बनाया था तो तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं अचीव है। करप्शन कैसे होता है? ऐसे ही होता है, तुम मैनेजर बनोगी तुम तो दे दोगी पैसा, करप्शन हो जाएगा। नहीं देना है पैसा, समझी? नहीं देते हैं भाई। अभी मैंने बताया कि प्लान आपका प्रायर बनता है, अब मैंने ये बताया कि हाँ आपका 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन अब ये कहें कि नहीं हमने 20,000 करोड़ रुपए दिए थे वो भी कम पड़ रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब भाई एस्टिमेट आपने बनाया है तो किसी वजह से बनाया ना भाई। हमने सब मीटिंग बुलाई थी, बैठक बिठाई थी, सबसे पूछा था कि तुमको कितना पेन चाहिए, तुमको कितनी कॉपी चाहिए, ये वो तुम सबने मुझे बताया, मैं गई मार्केट, मैंने ला के वो सारा सामान दे दिया। अब तुम बीच में उठ के आओगी, कहोगी कि मैम आप स्टेशनरी का ये सामान नहीं लाई, तो अब मैं फिर से जाऊंगी? नहीं ना। अब क्या होगा, अगले साल का वेट होगा, या तो आप अपने एंड से मैनेज कर लीजिए, मतलब आप कहीं से कॉस्ट कटिंग करिए। मतलब मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप क्या करोगे, अपने एंड से कॉस्ट कटिंग करोगे, क्योंकि भाई हमने तो ला दिया ना सामान, अब हमारा दोबारा जाना आना लाना इस सब में क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो आप क्या करोगे, अब आप अगले साल का वेट करोगे, जब क्या बनेगा, फिर से अगला बजट बनेगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो प्लान बन गया है। 19-20 का अंतर इज फाइन कि हाँ चलिए ठीक है, जैसे ये मैंने बताया कि अपने डिपार्टमेंट में से कॉस्ट कटिंग कर लोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट का पैसा आपके पास बचा है, तो क्या होता है, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जब एक बार बजट बन जाता है तब उसमें इलास्टिसिटी एज सच नहीं होती, क्योंकि जब आपका बजट बन गया तो वो क्या हो गया, वो फिक्स हो गया कि आपको इतना खर्चा है, इतना खर्चा आपके मम्मी पापा ने दिया है, जिसको आप पॉकेट मनी कहते हो, वो आपको पॉकेट मनी मिल गई है। अब आप अपने घर पे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जब मांगते होगे तो मम्मी क्या कहती होंगी, डांटती होंगी कि कहाँ गया इतना पैसा, खाने में उड़ा दिया, क्या किया तुमने, मैंने तुम्हें किताबों के लिए दिया था, क्यों नहीं खर्चा किया, ये वो। तो मतलब क्या है, आपको अगर मैनेजमेंट से डांट नहीं सुननी है तो आपको अपना जो एस्टिमेट है उसी में से अपने खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। अगर इन केस कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि आपको जो आपका अलॉटेड बजट है उसमें से कम पड़ गया, तो ये देखा जाता है कि अगर किसी और डिपार्टमेंट से, मान लीजिए कुछ और डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपको क्या है, खर्चा कम पड़ रहा है, अब देखा जाएगा कि इस डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसा बचा है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, इस डिपार्टमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो वो दे सकते हैं। अगर पैसा बचा है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी
इसी से नापी जाती है कि आप कम रिसोर्सेज में कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जब कभी ऑफिस में जाओगे, मतलब जब भी आप जॉब में जाओगे, तो आपको देखा यही जाएगा कि कम रिसोर्सेज होंगे लेकिन आपको क्या देना होगा, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना होगा। तो ये जो बजट में इलास्टिसिटी की बात है ये गलत है। अंदर ही अंदर उसमें जो रीएलोकेशन होता है वो जरूर होता है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा एज सच अलॉट नहीं होता है। ये आपके बजट की बात है, मतलब एक क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो जाता है ऐसा, मतलब जो भी उसका टेन्योर होता है उसके लिए वो फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है और कंट्रोल करता है। पहले मैं लिखवा देती हूँ फिर एक एक करके समझाऊंगी। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई डाउट है? For a definite time period, shows capital used in ये कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पहले भी मैंने लिखाई थी। ये 4 मेन है, मतलब इनफैक्ट इन्हीं से आपका क्या होता है, बजट डिफाइन होता है। देखिए, पहला है आपका फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अनुमान लगाना कि हमारा इतना कुछ ऐसा खर्चा आने वाला है आने वाले सालों में। अब जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल का बजट है, ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हॉस्पिटल का बजट है। अभी जब कोविड आया था तो उनका बजट पूरा हिल गया था, ठीक है, मैं तब की बात नहीं कर रही। अभी एक नया वायरस मान लीजिए आया है, ठीक है, अब उनका बजट किस हिसाब से बेस्ड होगा कि उन्होंने क्या किया है, फोरकास्ट किया है कि हाँ ये जो नया वायरस आने वाला है कहीं इसमें कोविड जैसे ही लक्षण तो नहीं है, क्या कोविड जैसी ही स्थिति तो नहीं हो जाएगी। अगर कोविड जैसी स्थिति हो जाएगी मतलब वो क्या कर रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं कि अगर कोविड जैसी स्थिति हो गई तो हमें अपने लिए क्या चाहिए होगा, भाई हमें बेड चाहिए होंगे, क्या बेड एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, हमें वो पीपीई किट एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, हमें पेशेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा से बेड शीट्स वगैरह आती हैं, मतलब जो सैनिटरी फीचर्स होते हैं हॉस्पिटल में, हमें वो एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, हमें स्टाफ एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब स्टाफ बजट में क्यों आएगा, भाई स्टाफ बजट में इसलिए आएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एचआर में भी तो पैसा लगा रहे हो। एचआर का काम क्या होता है, भाई रिक्रूटमेंट लेके आना, मतलब क्या है, आप कहीं से लेके आओगे, नोटिफिकेशन निकालोगे कि क्या हमें स्टाफ की चाहिए, हमें वार्ड बॉय चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो उससे क्या होगा, लोग एम्प्लॉय मतलब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर आपको उनको ट्रेनिंग करने में भी क्या देना पड़ेगा, खर्चा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सीख के तो आए हैं लेकिन रियल लाइफ में तो उन्होंने कभी ऐसा प्रैक्टिस करी नहीं होगी मरीजों के सामने, या फिर जो भी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वो जो भी सिरिंज है, जो भी आपकी सर्जिकल केसेस हैं, वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। फिर बात आती है कंट्रोल की, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था वो कंट्रोल का ही एग्जाम्पल था कि मतलब आपको जितना पैसा दिया गया है आपको उसमें ही अपने खर्चे कंट्रोल करने चलने, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अभी मंथ का एंड है, आपने सुना होगा ना कि अभी मंथ का एंड है, हाथ क्या है, टाइट है, हमें अपने हाथ को टाइट करके रखना पड़ता है, मतलब हमें अपने क्या खर्चे कंट्रोल करने पड़ते हैं। और जब भाई सैलरी आ जाती है तो क्या होता है, भाई हम तो तब तो राजा हो जाते हैं। ये जनरल सी बात है, जब भी आप कभी अर्न करोगे तो आप ये भी खुद से भी महसूस करोगे कि जब आपकी सैलरी आती है, मंथ का पहला मतलब शुरुआत होती है जिसकी सैलरी 1 या 2 में आती है, तो तब क्या है, भाई आपको पता है कि भाई मेरी सैलरी आई है 60,000, अब तो भाई मैं राजा हूँ, अब तो मैं आराम से खर्चे कर लूंगा यहाँ वहाँ। लेकिन जैसे आपका मंथ का एंड आने लगता है, आपकी सैलरी कम पड़ने लगती है, तब आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने खर्चों पे। उस कंट्रोल को तब ना करना पड़े इसलिए आप क्या बनाते हो, बजट बनाते हो, कैसे,
प्रायर बजट बनाते हो। यहाँ पे लिखा है ना प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मतलब आपकी सैलरी आने वाली है मंथ की 2 तारीख को, आपको क्या खर्चे करने हैं, किसको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कितना देना है। अब ये आप कहें कि मैम हमें ये कैसे पता होगा, तो भाई अगर आपने इंस्टॉलमेंट मतलब लिया है तो आपको पता होगा ना कि आपका मंथ का बिजली का बिल कितना आता है। मान लीजिए 4000 आता है, ठीक है, 4000 यूनिट मतलब जो भी आपके कंजम्पशन है, ठीक। खाने वाली को देना है, घर की सफाई जो भी आपका हाउस हेल्प है उसको देना है, दूध वाले को देना है, ये सब क्या है आपके क्या है खर्चे हैं। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए आप बजट को क्या करते हो पहले से बना के चलते हो, ठीक है। बजट का मतलब ही यही होता है कि आपको अपने खर्चे बैलेंस करके चलने हैं, बजट तरीके से बना के चलना है। आप उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब वो आपका बजट फिक्स हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए तीसरा है फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। मैंने बताया कि या तो आप महीने महीने का बना लो या फिर साल का बना लो। महीने महीना का बनाओगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, साल का बनाओगे तो क्या है आपका फिक्स हो गया है कि हाँ अब मैंने इस साल का मेरा चीजें फिक्स हो गई हैं, इसी हिसाब से मुझे चलना है, इसमें ही मैं फेरबदल करूंगा अगर मुझे जरूरत लगी, नहीं लगी तो आप मंथ मंथ हिसाब से जो भी आपका चल रहा है आप वो चलाएंगे। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़े लेवल पे काम करती है, मतलब एनुअली अपना बजट प्रिपेयर करती है। इंडिया भी अपना बजट एनुअल प्रिपेयर करता है और उस बजट को क्या कहते हैं? बजट को तो बजट ही कहते हैं बेटा, नाम क्या है उस बजट का? सोचो सोचो, अभी मैंने बताया था। एनुअल बजट नहीं, एक और नाम होता है उसका जो एनुअली प्रिपेयर होता है इंडिया में, यूनियन बजट। बजट जो आपका एनुअली इंडिया में प्रिपेयर होता है वो 2 तरीके के बजट होते हैं, इंटरिम बजट और यूनियन बजट। इंटरिम बजट मैंने आपको बताया था काम चलाओ बजट होता है, ये नहीं पास होता है, लेकिन इंडिया में 2024 को 2 बजट लॉन्च हुए थे। वो पहला था आपका यूनियन बजट और दूसरा था आपका इंटरिम बजट। करंट अफेयर्स आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज देखिएगा, बजट पिछले साल का, इंटरिम बजट पिछले साल का और इस साल का आपका यूनियन बजट। बजट में पहले 2 चीजें ऐड होती थी। बजट कभी पढ़ा है इसके पहले? करंट अफेयर्स फॉलो करते हो? बजट पढ़ा है ना, तो आपको ये पता है कि बजट में पहले एक और चीज इंक्लूड होती थी फिर वो हट गई, वो कौन सी चीज थी? चलिए ठीक है, बजट में पहले जब इंडिया का बजट बनता था तो मैं बता दूं कि पहले उसमें रेलवे का भी बजट इंक्लूडेड होता था, अब आपका अलग से बनता है, ठीक है। अलग से बनता है या अभी भी इंक्लूडेड है ये बता दो। अच्छा चलो, अच्छा होमवर्क करके आना, तुम लोग होमवर्क करो, यहाँ होमवर्क लिख देती हूँ मैं, यूनियन बजट के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि ये बजट खत्म होने के बाद मैं आपका यूनियन बजट ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आपका पेपर 1 है उसमें आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स। चलिए अब लिख लिया? हाँ, अब देखिए 4th पॉइंट पे बात करें, शोज कैपिटल यूज इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। कैपिटल मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, पैसा होता है आपका, जो आप पैसा लगाने वाले हो, खर्चा करने वाले हो, उसका क्या होता है यूज बताता है। मतलब 20 रुपए आपने लगाए हैं तो 20 रुपए को आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया है, कैसे कैसे खर्चा किया है, कितने टाइम पीरियड में खर्चा किया है, क्या उस खर्चे से जो भी रिटर्न चाहिए था वो आपको मिला है कि नहीं। मतलब इन अ टोटल आपका डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जो भी पैसा आपने लगाया है उसका एक एस्टिमेट होता है, एक प्लान होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे आपने जब पासबुक देखी होगी तो देखा होगा ना, पासबुक में कुछ ऐसे लिख के आता है, यहाँ पे डेट लिखी रहती है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा रहता है, देखा है। उसी तरीके का कुछ आपका बजट होता है, उसमें एक तरफ इनकम लिखी रहती है और एक तरफ मतलब जो भी रिसीव्ड होता है और दूसरी तरफ आपका खर्चे लिखे रहते हैं, ठीक है। बजट इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बजटरी कंट्रोल, जो आपका नया
इसी में टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। ठीक है, देखिए बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि आपके खर्चे मैनेज होते हैं। भाई बजट में भी आपके खर्चे मैनेज होते हैं, मैंने बताया। अब बजट को भी कंट्रोल करना, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया था, ठीक है, कि बजट में क्या होता है, फोरकास्टिंग और कंट्रोलिंग होती है। उस बजट में आपकी फेरबदल ना हो, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओ, आपने जो टाइम फिक्स किया है आप उस टाइम में वो चीज़ें खर्चा कर पाओ, वहां से जो भी रिटर्न आना है, जो भी असेट्स आपको खरीदने हैं आप वो असेट्स खरीद पाओ, आपको अलग से कुछ मतलब किसी और डिपार्टमेंट से मांगने की जरूरत ना पड़े। ये पूरा इसमें आता है बजटरी कंट्रोल में। इसका वो लिखिए, मेथड ऑफ मैनेजिंग method of cost through managing cost through preparation of budget। ठीक है, देखिए वही बात है, घूम फिर के वही एक बात हम लोग आ रहे हैं, मैनेजिंग कॉस्ट थ्रू बजट। मतलब कुल मिला के अपने खर्चों को बांध के रखना, अपनी इनकम अपने एक्सपेंसेस पूरा मैनेज करके चलना ही आपका बजट का एक पूरा जिस्ट है। ठीक है, बजट आपका यही कहलाता है कि आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज करते हो, खर्चे मतलब कॉस्ट, और आपकी इनकम जो भी आप जनरेट करते हो कहीं से, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कितने डिपार्टमेंट्स में खर्चा करते हो, कहाँ कहाँ खर्चा करते हो, और उन खर्चों से आपका अगले साल के लिए कौन सी इनकम बन के आती है। मान लीजिए मैंने आज के बजट में कोई एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, मैंने आज के बजट में कोई मशीनरी खरीदी है, वो जाहिर सी बात है किस में जाएगी, मेरे असेट में जाएगी, खर्चे में जाएगी, मतलब डेबिट होता है ना आपका खर्चा, ठीक है, डेबिट में जरूर जाएगी, लेकिन किस में शो होगी, मेरे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, असेट खर्चा आज का, लेकिन ये क्या है, ये मेरा फ्यूचर एसेट है। यही फ्यूचर एसेट आगे आने वाले टाइम में मुझे किस में दिखाई देगा, मेरे क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कोई मशीन है, मैंने इसमें 1 लाख रुपए खर्चा किए हैं, अब आगे जाके इससे क्या करूंगी, मैं प्रोडक्शन करूंगी, उस प्रोडक्शन को जब मैं बेचूंगी क्या आएगा, पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, मेरे क्रेडिट में। अच्छा, डेबिट क्रेडिट क्लियर है ना अकाउंट्स का, पक्का सी? खैर वो तो सर पढ़ाई देंगे, मतलब मैं एक वो बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, बजटरी कंट्रोल की भी डेफिनेशन लिखिए अकॉर्डिंग टू सीमा, CIMA। डेफिनेशन ऑफ, हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Budgetary control is the establishment of budgets relating to the budgetary control is the establishment of budgets relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous comparison of the actual with the budgeted results either to secure
ठीक है, ईदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शंस, कॉमा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी or to provide a basis for its revision. Objective of the policy or to provide basis for its revision. Basis for its revision. ठीक है, अब इसके फीचर्स पे चर्चा करते हैं। तीन ही फीचर्स होते हैं इसके। पहला है आपका हर पर्पस के लिए बनता है, बजट फॉर ईच पर्पस, बजट फॉर ईच पर्पस। अभी लिख लो फिर मैं समझा रही हूँ। दूसरा है आपका रिव्यू ऑफ बजट, रिव्यू ऑफ बजट, ठीक है, और कंपैरिजन विद actual performance, comparison with actual performance। देखिए क्या होता है इसमें कि बजट फॉर ईच पर्पस, मतलब जैसे कि मैंने डिवाइड करके बताया था ना कि स्टेशनरी डिपार्टमेंट का ये बजट, उसका ये बजट, ट्रांसपोर्ट का ये बजट, मार्केटिंग का ये बजट, मतलब हर पर्पस के लिए आपके पास पैसे का एलोकेशन होना चाहिए। मतलब बजट इस तरीके से आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका हर पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे भी बात करें तो मतलब ये नहीं होना चाहिए फैमिली ऑफ 5 है अगर मान लीजिए, तो हर 5 इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से आपका बजट होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, उन 2 बच्चों की फीस इस बजट में इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए। बीवी है, बीवी का अगर कोई अपना बिजनेस चल रहा है घर से, उसके लिए जो खर्चा है वो आपको इंक्लूड करना है। कोई और खर्चा है, मान लीजिए आपको कार लेनी है तो उसके लिए भी आपका होना चाहिए। अपने लिए मान लीजिए आप कोई डिसाइड कर रहे हो तो उसका भी खर्चा इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब इन टोटलिटी आपका बजट एक होल सोल बजट होना चाहिए जिसमें हर पर्पस, मतलब हर पर्पस के लिए आपके पास पैसे का एलोकेशन होना चाहिए, तभी वो आपका अच्छा बजट कहलाता है। ठीक, रिव्यू ऑफ बजट मतलब एक बार बजट बन गया तो उसका क्या करेंगे आप, रिव्यू करेंगे। मतलब अब जैसे मैंने यहाँ बताया, अब ये मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है इसका बॉस, ठीक, अब क्या है, इन्होंने बैठ के बजट बनाया था, ठीक है, ये क्या है, फाइनेंसर है कंपनी के, ये बैठ के बनाते हैं, सीए वगैरह है, सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ये पूरा फाइनेंस सेक्टर है, इन्होंने बैठ के बनाया बजट। अब इसको कहाँ देंगे, ये रिव्यू करने के लिए देंगे कि देखिए सर हमने ये कंपनी का इस साल के लिए हमने बजट बनाए हैं, देख लीजिए। अब इनका काम क्या होगा कि ये पिछले बजट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि मान लीजिए इन्होंने इस साल का बजट 2025 चल रहा है ना, 2025 का बजट मान लीजिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए कुछ बताया है, ठीक है, ये आज की बात है, ठीक। अब ये जो टॉप मैनेजमेंट होगा ये क्या करेगा, अपना बैठ के क्या करेगा, 2025 का बजट कंपेयर करेगा कि 2025 में तुमने यही काम जो तुम आज कर रहे हो, जो ये डिपार्टमेंट तुमने बनाए हैं, यही काम तो तुमने पिछले साल 3 करोड़ में किया था, तो अब तुमने 5 करोड़ क्यों लगाए हैं, 2000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों। तो फिर ये जो मैनेजर लोग हैं ये क्या करेंगे कि सर क्या होगा, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा किया है, हमने यहाँ पे ये किया है, हमको कंपनी को ये आवश्यकता है, ये नया मार्केट ट्रेंड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब वो अपना फिर जो भी है वो मैनेजर को बताएंगे। मतलब क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से
एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर होगी आपके पिछले बजट से? क्यों? क्योंकि अभी तो ये बजट इंप्लीमेंट होगा ना, 2025 का है, ये बन के रेडी है, लेकिन अब क्या है, इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट जब होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी अगर आपको परफॉर्मेंस जज करनी है तो आप किससे जज करोगे? पिछले बजट से जज करोगे। क्लियर हो गया? लिखना है अपने पॉइंट्स में तो लिख भी लो। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिखो और पिछले जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। उसमें से कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हो गया? लिख लिया? चलो अब बात करते हैं बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। अच्छा, बजट और बजटिंग दोनों वर्ड पहले समझ में आए? ये बताओ। अच्छा लिख लो, पहले लिख लो। पता नहीं क्या लिख रहे हो। अच्छा मैं नहीं पता है कुछ लिखने, लिखो लिखो। लिख लिया? ठीक है। बजट और बजटिंग अलग अलग वर्ड है, समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। अच्छा अरे चलो, तो पहले क्यों नहीं पूछते? ठीक है, देखो बजट और यहाँ पे मैंने लिखा बजटिंग। देखो वर्ड मतलब डेफिनेशन दोनों की एक होगी। मतलब ये क्या है? प्लान है। क्या है? अ प्लान, जिसमें आप इनकम और एक्सपेंडिचर का तालमेल बनाते हो कि कितना मुझे खर्चा करना है, कितना मुझे एक्सपेंडिचर करना है। मतलब मोटी मोटी बात यही है बजट की। ठीक है, कैसे पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, ये ही आपका बजट होता है। एनुअली या फिर आपका मंथली बजट बनता है। ठीक, अब ये जो बजट बनाने का प्रोसेस है इसको ही हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। मतलब प्रोसेस या फिर मेथड। अब देखो, तुम्हें पता है कि बजट कैसे बनना है, बजट में मुझे क्या क्या करना है, प्रोसेस किस हिसाब से मुझे बजट बनाना है, ये तो भाई एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगा। मतलब अगर आप फैमिली में बात करो तो आपके फादर को तो चलो थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ ठीक है, इस हिसाब से इतने महीने का आता है, ये है वो है। लेकिन जो नए नए उसमें आए हैं, मतलब जो हमारी जनरेशन है, अभी उनको बोल दो कि घर के बैठ का बजट बनाओ तो वो नहीं बना पाएंगे। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वही बजट बनाएंगे। तो बजट कर बनाने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाता है? बजटिंग कहलाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपका कॉस्ट ही नहीं इंक्लूड होता है, आपके सारे डिपार्टमेंट के जो भी पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इंक्लूड होते हैं। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है? कंपैरिजन करना पड़ता है किससे? प्रीवियस बजट से। फिर क्या है? आपको क्या बनाना पड़ता है? एस्टिमेट बनाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो ये सब काम किसका है? जो एक्सपीरियंस होगा। अब बजट बनाता कौन है? अब जैसे इंडिया की बात करें तो हमारा बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। एक नॉर्मल इंसान तो नहीं बना पाएगा भाई। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं या बनी है तो उन्होंने जाहिर सी बात है ना कितनी पढ़ाई करी होगी, कितने बजट बनाए होंगे। ये इनका कौन सा बजट है इस बार जो बजट प्रस्तुत किया उन्होंने? ठीक, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने इस बार का 7वां या 5वां बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, अब 7वां या 5वां बजट प्रस्तुत किया है तो अब उनको ये पता है ना, अब उन्होंने क्या किया? इस पे कंट्रोल कर लिया कि मुझे कितना खर्चा करना है, कितने एलोकेशन कहाँ पे देना है, रेलवे में कितना देना है, डिफेंस में कितना देना है, और क्या कहते हैं ये जो एयरपोर्ट है इनको कितना देना है। ये सब क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने का? बजट बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। अब क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है? फिर से नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करिए अच्छे से, फिर मुझसे पूछिए तो मैं आपसे मतलब आपको बताऊंगी
नहीं कोई डाउट है तो हम इसके ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। एक होमवर्क अच्छा और लिख लीजिए। आपको क्या पढ़ के आना है, पहले तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, मतलब जो इस बार का उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके पढ़ के आओगे, किसके, बजटिंग के, ठीक है। ये नॉर्मल सा है, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, ये तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग का आप होमवर्क करके आओगे। एक दो लाइन लिख लोगे तो कोई वो नहीं है, वैसे नोट्स में होता है, कोई समझाने वाली ऐसा है नहीं, इसलिए होमवर्क, ठीक है। अब उस पे चर्चा करें, ऑब्जेक्टिव्स पे। नोट्स रिवाइज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान। घूम फिर के 2 ही 3 बातें हैं, उन्हीं सब पे आपका बजट, बजटरी कंट्रोल और उसका ऑब्जेक्टिव टिका हुआ है। पहला है आपका प्लानिंग, दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, मेजरमेंट, यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। चौथा है आपका मोटिवेशन, और 5वां है आपका कंट्रोल। अब देखिए इसमें पहला है प्लानिंग, हे भगवान, अरे यार, हाँ देखो, अब प्लानिंग में मैंने बता दिया, प्लान करना मतलब अपने खर्चे प्लान करना। बजट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी प्लानिंग एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी प्लानिंग गड़बड़ है तो आपका बजट भी गड़बड़ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। मतलब अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके मैनेजमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसको कितना खर्चा चाहिए, किसको कितने पैसे चाहिए, किसको कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, एम्प्लॉयज़ कम है या एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, ये सब भी किसका पार्ट होता है, आपके प्लानिंग का पार्ट होता है। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है कि भाई मैंने 2 अप्रोचेस बताई, या तो टॉप डाउन या तो फिर बॉटम अप। अगर बॉटम अप है तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मेरे से ऊपर जो बैठा इंसान है वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को, मतलब मद्देनजर ही नहीं रख रहा है, वो कह रहा है कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं हम उनसे क्या कंसिडरेशन करें। टॉप डाउन में तो पता है भाई, ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आया है तो नीचे फॉलो करना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जो बॉटम अप अप्रोच होती है, इसमें ही आपको किसकी जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ऐसे बनता है ना आपका, अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, मतलब जब भी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बॉटम अप अप्रोच में ऐसी यूनिट्स जाती हैं। क्या होता है कि भाई हम यहाँ से बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, फिर ये सब मिला के मेरे मैनेजर से बात करेंगे, मतलब जो ऊपर सबसे बॉस बैठा है उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर इसको पता क्या चलेगा, सही सी बात है ना भाई। हम आपको बताएं कि आज क्लास है, ठीक है, मैंने इनको बता दिया, ठीक है, या मैंने इनको बता दिया आज क्लास है, इन्होंने आपको नहीं बताया, आज आप आपके बैठ गए, मैं ना आई, मतलब ये सब क्या है, हैपहैज़र्ड तरीके से चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका प्लान या फिर बजट नहीं बन पाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन इसका एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है, बिना कोऑर्डिनेशन के आपका बजट नहीं बनता, चाहे ऊपर से बनाओ चाहे फिर नीचे से बनाओ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस मतलब क्या है, पिछले बजट से आपने कंपेयर किया है, देखा है कि पिछला बजट अगर मैंने ये बनाया था, मतलब इस तरीके से भी देख लिया जाए, या फिर मान लीजिए एक इंसान है, इसने ऑफिस में 2 बजट अभी तक बनाए हैं, ठीक है, यही ऑफिस के 2 बजट बनाते हैं। जैसे अभी मैंने निर्मला सीतारमन जी को कहा, इन्होंने 5 बजट अब तक बनाए हैं,
इन्होंने ही बजट क्यों बनाए हैं, किसी और फाइनेंस मिनिस्टर को हमने क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब जब ही ये बजट बनाती हैं या जब जब भी ये इंसान बजट बनाता है, हमारा सब कुछ ठीक रहता है, मतलब हमें कहीं और एक्स्ट्रा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सब खर्चा एकदम बैलेंस चलता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते ही बहुत अच्छे मैनेजर हैं कि वो बहुत अच्छी चीजें मैनेज कर लेते हैं, खर्चे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, मेजरमेंट। अब इनके दो प्रीवियस बजट से हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में रहा है, मतलब ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहा है ना बहुत ही ज्यादा लॉस, नॉर्मल अपना चल रहा है, तो हम इसी से अपना सक्सेस मेजर करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों जरूरी है? देखिए, पहला तो आपका बजट एज अ मोटिवेटर भी काम करता है, और इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अगर जैसे कि एक क्या होता है ना, आपने स्कूल में देखा होगा टाइम टेबल, देखा? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो जनरल सी बात है, कोई भी एस्पिरेंट होता है वो क्या कहता है कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल क्या है? प्लान ही तो है कि आप कब कितने घंटे पढ़ोगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको ज़्यादा दोगे, ऐसे करके। तो ये क्या है, आपको एक मोटिवेशन दे रहा है कि मेरा टाइम क्या है, फिक्स्ड है, मुझे सुबह 8 बजे उठना है तो मैं सुबह 8 बजे ही उठूंगी, ऊपर नीचे चलो ठीक है, लेकिन अगर मुझे 9 बजे से या मान लीजिए 11 बजे से कोई कोचिंग जानी है, कोई एकेडमी जानी है, तो मुझे क्या है, उसके लिए मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा ये प्लान पहले से फिक्स्ड है। टीचर लोग भी, आपने स्कूल में देखा होगा, अपने साथ एक प्लानर लेके चलते थे, देखा था? वो प्लानर में क्या होता था कि आज वो क्या पढ़ाएंगे, आज उन्होंने पूरे दिन में कितनी क्लासेस ली। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ आप ही की क्लास तो है नहीं, बहुत सारी क्लासेस लेती हैं। यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा उनके पास एक प्लानर होता था। वो प्लानर क्या था, आपका एक तरीके से बजट ही था, मतलब बजट नहीं कहेंगे उसको, एक तरीके से प्लानर था। उसमें क्या होता था कि आपको मोटिवेशन के फैक्टर्स मिल जाते थे कि हाँ इस क्लास में मुझे 11 बजे से यहाँ पे यहाँ रहना है, 12 बजे से वहाँ रहना है, यहाँ पे ये रहना है। तो आपको क्या है, एक मोटिवेशन, सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर बजट में लिखते ही तो हो, ये जो मैंने लिखा है ये एज अ मोटिवेटर काम करेगा क्या, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। या फिर मैंने कोई टारगेट फिक्स किया होगा, ठीक है, जैसे कि आपने टारगेट फिक्स किया है कि आप नेट का पेपर क्लियर करोगे, ये क्या है, आपका टारगेट है। अगर आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से चलोगे तो आखिर आपको क्या मिलेगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मोटिवेशन आपको मिल रहा है। कंट्रोल, फिर वही बात है कि जो भी आपके खर्चे हैं आपको उसको कंट्रोल करके चलना है, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है जो आपको पहले पता नहीं थी, ठीक है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं, ये आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ बजट, बजट का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, बजटरी कंट्रोल पढ़ा है, फीचर्स पढ़े हैं इसके, और इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। कुछ होमवर्क दिया है आपको, क्या यूनियन बजट पढ़ के आओगे, मतलब पूरा बजट नहीं पढ़ना है, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पढ़ के आओगे, मतलब उनका कौन सा बजट है और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ के आओगे, ठीक। आप बताओ अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्का? फिर से पूछ लो, मतलब फिर से देख लो, पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं पे हूं। कल आपका जो जाएगा वो इसी के कंटिन्यूएशन में जाएगा, मतलब अभी आपका बचा है एसेंशियल्स बचे हैं, बजटरी प्रोसेस बचा है और टाइप्स ऑफ बजट बचे। वो जो टाइप्स ऑफ बजट मैंने आपको बताया है उसी में आपका क्या जाता है, कैपिटल बजटिंग जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मुझे अब इंट्रोडक्शन अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। वो आएंगी तो उनको तो खैर पता नहीं, लेकिन आप लोगों को अब मुझे कैपिटल बजटिंग में अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए कल होमवर्क करके आइएगा, और फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।